चलो लेट स्टार्ट। तो आई वॉज सपोज टू बी टेलिंग यू क्या रूल्स ऑफ इनकम टैक्स, राइट? उसमें अच्छा। तो हमने देखो कल क्या क्या देखा, ये इनकम के बारे में बात किया। ठीक है। अभी ना आज थोड़ा सा मैं बात करूंगा रूल्स ऑफ इनकम टैक्स के बारे में। तो व्यूअर से जैसे अपने अकाउंटिंग के रूल्स है, वैसे कुछ इनकम टैक्स के भी क्या रहेंगे बेटा? ठीक है। क्या बोलते हैं रूल्स ऑफ इनकम टैक्स? ये बोलता है देर आर टू रूल्स विथ रिगार्ड्स टू रिसीट्स एंड टू रूल्स विथ रिगार्ड्स टू एक्सपेंसेस। दो दो रिसीट्स के दो रूल है, एक्सपेंसेस के दो। रिसीट्स का फर्स्ट रूल बहुत सिंपल है, बोलता है कि ऑल रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज व्हाट बेटा? टैक्स। रेवेन्यू रिसीट जो रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा? टैक्सेबल है, अनलेस दे आर क्या बेटा? एग्जेम्प्टेड। ठीक है। तो जो टैक्सेबल है उसको हम क्या कर सकते हैं? एग्जेम्प्ट कर सकते हैं, है ना? तो ऑल रेवेन्यू रिसीट्स आर ऑलवेज गोइंग टू बी व्हाट बेटा? टैक्सेबल अनलेस एंड अनटिल दे आर व्हाट बेटा? एग्जेम्प्टेड। करेक्ट है। सेकंड बोलता है उसी की तरह ऑल कैपिटल रिसीट्स आर ऑलवेज व्हाट बेटा? नॉट टैक्सेबल। ठीक है। अनलेस दे आर स्पेसिफिकली व्हाट बेटा? टैक्स्ड। ठीक है, चलो क्या बोलते हैं? ये बोलता है कि प्लीज अंडरस्टैंड करो, एज फार एज रेवेन्यू रिसीट्स आर कंसर्न। ठीक है, वो आज हम देखेंगे द प्रॉपर डिफरेंशिएशन की रेवेन्यू क्या है और कैपिटल क्या है। पर ऑल रेवेन्यू रिसीट्स शैल ऑलवेज बी व्हाट बेटा? टैक्सेबल। हाँ। टैक्सेबल होने के बाद अगर हमको लगा कि कुछ ऐसे रेवेन्यू रिसीट्स है जिन्हें हमको एग्जेम्प्ट करना चाहिए। एग्जाम समझना है ना बेटा? टैक्सेबल तो है, बट वी टेम्पररीली डू नॉट वांट देम टू बी व्हाट बेटा? टैक्स। तो हम उनको क्या कर देंगे बेटा? एग्जेम्प्ट कर देंगे, अनलेस एंड अनटिल दे आर व्हाट बेटा? एग्जेम्प्टेड। वेयर एज अगर हम कैपिटल रिसीट्स का बारे में बात करें, अगर हम क्या करें? कैपिटल रिसीट्स का बारे में बात करें। ठीक है। तो ऑल कैपिटल रिसीट्स शैल ऑलवेज बी व्हाट बेटा? नॉट टैक्सेबल। तो इनका कहना है कि कैपिटल रिसीट्स को टैक्स करने का राइट हमारे पास नहीं है। ठीक है। पर फिर भी अगर हमको टैक्स करना है तो मुझे ना नाम ले लेके उसे क्या करना पड़ेगा बेटा? टैक्स करना पड़ेगा। इट हैज टू बी व्हाट बेटा? स्पेसिफिकली टैक्स्ड। तो ये हम आगे देखेंगे कि कैपिटल रिसीट्स, एंड ये हमेशा रहेगा, कैपिटल रिसीट्स हैज उसका अलग स्टैंड। बोलेंगे भाई अपने को टैक्स करने का है तो अपने बारे में नाम लेके लिख, मेरा बारे में तू स्पेसिफिकली नहीं लिखा रहेगा तो मैं टैक्सेबल नहीं है। ठीक है। ये आगे हम रियलाइज मतलब फील करेंगे कि अच्छा ये देखो ये कैपिटल रिसीट है, इसको टैक्स करने का है तो स्पेसिफिकली लिखा है, नहीं लिखा है तो टैक्सेबल नहीं कर सकता। अब जैसा बेटा इनकम या रिसीट्स का रूल्स है, सिमिलर रूल्स किसका है बेटा? एक्सपेंस। अब इनकम टैक्स का क्या कहना था, कल हमने पढ़ा कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इनकम में बेटा, ओनली नेट रिसीट्स शैल बी व्हाट बेटा? टैक्सेबल। तो इनकम टैक्स वाला ना बहुत क्लियर है, वो क्या बोलता है कि इनकम कमाने के लिए ने जो भी खर्चा है
वी विल अलाउ इट टू बी व्हाट, डिडक्टेड। वापस इनकम कमाने के लिए तुमने जो भी खर्चा किया हम अलाउ करेंगे उसको क्या करने का बेटा, डिडक्शन लेने का। ठीक है, उसके बाद जो बचेगा उसी पे हम क्या लगाएंगे बेटा, टैक्स लगाएंगे। बराबर है ना, ऐसा वो लोग ने बोला। तो एक्सपेंसेस के लिए भी उन्होंने बोला कि ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस आर ऑलवेज क्या, डिडक्टेबल। डिडक्टेबल मतलब आप उसका डिडक्शन ले सकते हो, अनलेस दे आर स्पेसिफिकली व्हाट बेटा, डिसअलाउड। ठीक है, डिडक्टेबल का मतलब क्या रहेगा, अलाउड है। अलाउड का मतलब या अलाउड टू बी डिडक्टेड फ्रॉम इनकम। पर कुछ ऐसे खर्चे हैं जो इनकम टैक्स बोलता है कि मैं नहीं चाहता कि तुमको उसका डिडक्शन मिले, तो इसीलिए मैंने उसको क्या करा है बेटा, डिसअलाउ किया है। रेवेन्यू होने के बाद बावजूद आई डोंट वांट यू टू गेट द डिडक्शन, तो इट विल बी व्हाट बेटा, डिसअलाउ, विल बी व्हाट, डिसअलाउ। ठीक है, एक एग्जांपल देखो, डोमिनोज वाला पिज्जा बनाता है। अभी पिज्जा बनाना से लेके डिलीवर करने तक उसका जो भी एक्सपेंस है वो उसका रेवेन्यू एक्सपेंस, बराबर है। मतलब पिज्जा बनाता है जो मटेरियल है, फिर वो बेक करता है तो जो उसको जो इलेक्ट्रिसिटी वगैरह का खर्चा आएगा, फिर उसको डिलीवरी करने का है तो डिलीवरी के लिए उसने लोग रखे हैं, वो बाइक लेके आते हैं, वो जो डिलीवरी पर्सन रहता है उसका सैलरी, बाइक में पेट्रोल डलता है, वो डिलीवरी पर्सन खुद की जेब से तो नहीं डालता रहेगा, वो पेट्रोल का खर्चा सब कुछ उसका क्या है बेटा, रेवेन्यू एक्सपेंस। पर ऐसा हो रहा था, मान के चल कि डोमिनोज का वो स्कीम है 30 मिनट्स नहीं तो फ्री वाला, है ना। अब वो 30 मिनट्स में पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में क्या हो रहा है बेटा, ये डोमिनोज का डिलीवरी पर्सन सिग्नल तोड़ रहा है, तो उसको आरटीओ क्या लगा रहा है बेटा, फाइन लगा। तो डोमिनोज को वो फाइन भी भरना पड़ेगा। अब डोमिनोज वाला क्या बोलता है, मेरे को फाइन तो लग रहा है पिज्जा पहुंचाने के चक्कर में ही, तो ये भी क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंस है, तो मैं इसका भी डिडक्शन लूंगा। तो क्या गवर्नमेंट अलाउ करेगा, गवर्नमेंट बोलेगा नहीं भाई, ये इलीगल काम है, बराबर है, सिग्नल तोड़ना, तो हम ऐसा ऐसे चीज को एनकरेज नहीं करना चाहते। तो इवन दो इट इज रेवेन्यू बट इट विल बी स्पेसिफिकली व्हाट बेटा, डिसअलाउड। ये बोला गया है कि इलीगल एक्सपेंस का हम आपको डिडक्शन नहीं। ठीक है, अभी सेम इज विथ रिगार्ड्स टू व्हाट बेटा, कैपिटल। ये क्या बोलता है कि कैपिटल एक्सपेंस आर ऑलवेज क्या बेटा, नॉट डिडक्टेबल। ठीक है, प्लीज अंडरस्टैंड, आई मे नॉट यूज द वर्ड डिसअलाउड हियर, क्योंकि डिसअलाउड होने के लिए पहले अलाउ होना जरूरी है। जैसे एग्जेम्प्ट होने के लिए पहले टैक्सेबल होना जरूरी है। मैं तो ये बोलता है कि कैपिटल एक्सपेंस डिडक्टेबल ही नहीं है, यू डोंट हैव द राइट ओनली कि तू उसका क्या ले सके बेटा, डिडक्शन ले सके। ठीक है, हाँ, पर कुछ ऐसे भी कैपिटल एक्सपेंसेस है जिनका डिडक्शन हम देना चाहते हैं, है ना। सो कैपिटल एक्सपेंस आर नॉर्मली व्हाट बेटा, नॉट डिडक्टेबल अनलेस दे आर व्हाट बेटा, स्पेसिफिकली। ठीक है, अनलेस दे आर व्हाट बेटा, स्पेसिफिकली। समझा बच्चा। सो दिस इज हाउ यू लुक एट व्हाट योर फोर रूल्स। अभी फोर रूल्स अपना बहुत सिंपल है। बोलते थे रेवेन्यू इनकम हमेशा टैक्सेबल, कभी कभी हमको लगता है तो हम उसको क्या करेंगे बेटा, एग्जेम्प्ट करें। ठीक है, अपना बोला हुआ बात याद रखना कि एग्जेम्प्ट होने के लिए पहले टैक्सेबल होना जरूरी है। कि बट कैपिटल रिसीट जो है उसको टैक्स करने का अपने पास राइट्स ही नहीं है। सो दे आर नॉट एग्जेम्प्टेड, दे आर व्हाट बेटा, नॉट टैक्सेबल। तो समझता है नॉट टैक्सेबल मतलब हमने अपने पास राइट्स ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल दे आर व्हाट बेटा, स्पेसिफिकली टैक्स। ठीक है, उसी तरीके से जब मैं एक्सपेंस का बात करता हूँ तो ऑल रेवेन्यू एक्सपेंस आर ऑलवेज व्हाट बेटा, अलाउड और डिडक्टेबल अनलेस एंड अनटिल दे आर स्पेसिफिकली व्हाट बेटा, डिसअलाउड, है ना। सिमिलरली और कैपिटल एक्सपेंसेस आर आइडियली व्हाट बेटा, नॉट अलाउड एज डिडक्शन, दे आर नॉट डिडक्टेबल। बट गवर्नमेंट चाहे अगर तो कुछ कुछ कैपिटल एक्सपेंडिचर का डिडक्शन हमको अलाउ कर सकती है, अनलेस एंड अनटिल दे आर व्हाट बेटा, स्पेसिफिकली अलाउड।
हुआ इधर आज से और मेरे 70 किलोमीटर चल के अंदर वो क्या मिला कुछ नहीं मार्क्स में है ना हाँ मार्क्स मिला है आगे बार होने के बाद निकलेगा गाइस ना मतलब से देख रहे थे बस वर्ड मैं दिखा रहा था जी अच्छे पकड़ भी जाता आज एक पेजेस आज मैंने बहुत अच्छे से रैंक किया आज मुझे हाँ तो एक घंटे का टाइम टेबल देखो आज एक घंटे का ब्रेक आज मेरा बहुत अच्छे से नहीं है अरे है एक बार चेक करो मैंने तो देखो चेक करो फिर से करो नहीं थोड़ा सोचना है ना देगा क्या मैंने कहा खाने का आईडीटी का है इसके बाद हाँ फिर छुट्टी है नहीं यार बहुत अरे अच्छा वो भी मतलब इधर ही बना बहुत बड़ा है एक टीम में हाँ मुझे पीपीटी में बनाना है दीदी मुझे सिखा दे फाइनल छोटी है एक बात दो बात
कल हमने इसको हाइड किया था, कैसे बाइक से बाइक स्कूटी पे जा रहे थे आप, रिद्धि मैम ने किया था हाइड। रिद्धि मैम ने किया होगा, पता नहीं। आप जा रहे थे जब इनको तो किया था, कोई तो 3 जन थे, है ना? आप थे ना, मैं तो लोग ने आपको देखा तो हमें पता ही नहीं कि आप चले गए। ये बोले सर और मैम गए, तो मैं कहाँ से गए, तो ये बोले हम रास्ता क्रॉस कर रहे थे, लेकिन नहीं हो सकता, देखा सर देखा। अभी वो थोड़ी सब रास्ते चलते वाले लोगों को ध्यान देती फिरेगी। इससे अकेले ले गए, मैंने देखा रिद्धि मैम को हाइड किया। ये लोग कोई कोई मिल रहे थे, तुम कोई तो और 2 जन भी दिखे थे। हाँ, आप और संजना दिखे थे, देखा और भी कोई, ये लोग भी शायद जा रहे थे। मेरे को पता है। बस इतना ही है फिर। टाइम पे रुक रुक, टाइम पे भाई हमेशा आते हैं इसका टाइम। पर मुझे मुस्कान ने बोला कि जब उसने करेक्ट 1 o'clock को फोन किया तब याद नहीं पड़ा। हाँ, 1 बजे हमने ओपन किया टाइम पे बोल रहे हो। काफी सही थी। तेरे को देखती हूँ चलो डन। वो वाले से बनेगा। करूँ क्या चेंज? 2 मिनट लेट कमर्स 2 मिनट ऑलवेज लेट कमिंग। नहीं, आज पहले बार लेट आई। हाँ कितना अभी बेटा टाइम टू हैव अ क्विक रीड ऑफ व्हाट वी हैव लर्न। एक क्विकली रीड करके देख, आ जाओ। आगे सब लोग जल्दी जल्दी। इसका एक फोल्डर बना लो, और डीटी तुमको बेटा चैप्टर वाइज ही मिलने वाला है। आईडीटी का मैं थोड़े दिन में बुक दे दूंगा। डीटी तो फिलहाल चैप्टर वाइज ही मिलेगा। आगे शायद बाकी के जो क्लस्टर ऑफ चैप्टर्स है ना, वो मैं एक साथ दे दूंगा। इनिशियली 4-5 तो तुमको चैप्टर वाइज ही मिलेगा, तो उसका एक फोल्डर ही प्रॉपरली बना। ठीक है, चलो ध्यान दो। तो व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द बॉडी ऑफ इनकम टैक्स लॉ? तो वी अंडरस्टैंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज गॉट द पावर through what beta? Entry number 82 of the union list of 7 schedule of the constitution of India to impose tax on all incomes except of QSA. एग्रीकल्चरल इनकम इज अ पार्ट ऑफ व्हाट बेटा? स्टेट लिस्ट। तो उसका टैक्स करने का पावर स्टेट के पास है। तो एंट्री 46 of the state list of the state schedule 7 gives the power to what beta? State government to impose the tax on agricultural income. Then we talked about the body of income tax law. तो अपने को समझता है वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ द इनकम टैक्स लॉ एज फ्रेम बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। क्या क्या है अपने पास? इनकम टैक्स एक्ट है ना, द चार्ज ऑफ इनकम टैक्स इज गवर्न्ड बाय द इनकम टैक्स एक्ट। कभी का है बेटा? 1961। इसके पहले एक इनकम टैक्स एक्ट 1922 था। इसके पहले भी और एक इनकम टैक्स था, उसके पहले भुवन ने भरा था। पता है ना तुमको? भुवन ने मालूम, लगान। तो दैट वाज आल्सो काइंड ऑफ व्हाट बेटा? इनकम टैक्स। लगान वाज टैक्स, ठीक है, which came into force with effect from what beta? 1st April 1962. Now this extends to the whole of India, including what beta? JNK. The contents, it contains various provisions for determining taxable income, tax liability, procedure for assessment, appeal, penalties, and what beta? Prosecutions. It contains 298 sections and what beta? 14. Then है अपने पास what beta? Income tax rules. Section 295 of the act empowers the डायरेक्ट टैक्स। अपन ने कल क्या पढ़ा था बेटा? कि अपना एक्ट कौन बनाता है? पार्लियामेंट।
रूल्स कौन बनाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर है दो बोर्ड्स, एक है सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स सीबीडीटी, दूसरा है सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्सेस एंड कस्टम्स, उसको हम लोग सीबीआईसी बोलते हैं। तो ये दोनों अब सेपरेटली अब अपने लिए डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स के लिए क्या बनाता है बेटा? रूल्स बनाता है। इस रूल्स आर नोटिफाइड बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजीट। ऑफिशियल गजीट क्या है? जहाँ पे सारे अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स या नोटिफिकेशंस को अगर एप्लीकेबल करना हो, इट हैज टू बी पब्लिश्ड इन द ऑफिशियल गजीट। उसको क्या बोलते हैं? अपने भारत का राज्यपत्र। ऑफिशियल गजीट इज भारत का राज्यपत्र। ओके। प्रिस्क्राइब, whenever in the act the phrase as prescribed appear, it means that it rules have been what beta framed in that. Then you have अलग अलग तरीके के circulars and notifications. Section 119 of the act मतलब income tax act empowers CBDT to issue what beta order instructions and directions for the proper administration of the act. Income tax authorities are bound by these circulars. अपन ने क्या पढ़ा था? इंटरनल पर्पस के लिए है सर्कुलर, तो वो किसको अफेक्ट करेंगे? इनकम टैक्स अथॉरिटीज को। नोटिफिकेशन सभी के लिए है, सर्कुलर इनकम टैक्स अथॉरिटी पर। अगर हमको एज एसएससी सर्कुलर का फायदा होता रहेगा तो हम वो फायदा भी उठा सकते हैं, है ना? दे आर नॉट बाइंडिंग ऑन द एसएससी इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल और द कोर्ट्स। हाउएवर एसएससी कैन क्लेम द बेनिफिट अंडर सच अ सर्कुलर. Then you have judicial decisions, we know Supreme Court's precedents, decisions. Precedents का मतलब is binding on all the courts, appellate tribunals, income tax and all the assessments. Where any two judgment of the Supreme Court are contradictory, then the decision of the larger bench, whether earlier or later in the time, shall prevail. Larger bench का decision हमेशा आपको valid मानना पड़ेगा. However, where the benches have और बेटा equal number of judges giving contradictory, तो वही 3 member bench ने yes बोला and 3 member bench ने no बोला. अब क्या करें? तो बोला फिर इन दोनों में से जो लेटेस्ट है वो ले लो, क्योंकि लेटेस्ट विल बी गिविंग यू द मोर प्रिसाइज थिंग. So the however where the benches having equal number of judges give contradictory decision, then the latter decision, latter का मतलब latest, okay, earlier latter shall what beta prevail. High court precedents are binding to the tribunal, income tax authorities and on the assessees falling within its jurisdiction. Jurisdiction मतलब authority but area wise ना, area wise authority is what you called as what beta jurisdiction. Then अपने पास आता है the annual finance, presenting of what beta finance. So every year the finance minister of India presents a finance bill in the parliament. Clear है बेटा? एक्ट नहीं जा रहा है पार्लियामेंट में, क्या जा रहा है बेटा? बिल जा रहा है, which contains various amendments proposed to be what beta made indirect and indirect taxes but levied by what बेटा? सेंट्रल गवर्नमेंट. कितना प्रिसाइज है तुमको समझ रहा है? तुम्हें ना नॉर्मल ये रीड करो ना तो ऐसा तुमको हाईलाइट नहीं होगा, बट तुमको ये समझना जरूरी है. इट इज ओनली लेविड बाय व्हाट? सेंट्रल गवर्नमेंट. Then approval and assent of the bill beta, as soon as the bill is passed by both the houses of the parliament and thereafter receives presidential what beta assent, it becomes a act. फिर आपके amendments applicable हो जाएंगे. The amendments proposed therein are then incorporated in the Income Tax Act, which is then applicable from the very first day of the next financial year. So generally, amendments of Finance Act 23 will be effective from 1/4/24. याद आ रहा है ना? 23 तो AY कौन सा? 24 25. प्लीज अंडरस्टैंड बेटा, हम ना अभी जब पढ़ने वाले हैं ना, तो फॉर द पर्पज ऑफ स्टडीज वी मे थिंक ओनली एज प्रीवियस, बिकॉज वी आर मोर कंसर्न फ्रॉम द लर्निंग पर्सपेक्टिव कि तुमने कभी इनकम कमाया. तुम जब प्रैक्टिकल वर्ल्ड में बाहर जाते हो तो द इनकम टैक्स का जो वर्क जो बात होता है ना, वो हमेशा एवाई में ही होता है. हम कभी नहीं बोलते ये कौन से प्रीवियस ईयर का लायबिलिटी. इट इज ऑलवेज सेड फ्रॉम एवाई टर्म, बोलता है कौन सा एवाई का लायबिलिटी है. ठीक है. सो दैट इज वाई 23 विल बी इफेक्टिव फ्रॉम 1/4/24. तो ये एवाई है. हाँ बेटा, तो एवाई कौन सा? 24 25. तो इसलिए मैंने बोला था 23 फिर 24 एंड व्हाट बेटा 25 एवाई के लिए वो एप्लीकेबल. ठीक है. फाइनेंस एक्ट में बेटा 4 पार्ट्स आते हैं आइडियली. ये आप अभी नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, फिर भी मैं एक बार आपके लिए रीड कर. दिस स्पेसिफाइज द रेट at which the income tax is to be levied on the income chargeable to tax for assessment year what beta 24/25. Part 2 lays down the rate at which the tax is to be what beta deducted. Didn't it I say TDS का कुछ बात आएगा? टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स. क्या रेट पे होगा ये बताता है.
ठीक है, during the financial year 23-24, that is assessment year 24-25. Part 3 lays down the rates for what beta, charging income tax in certain cases, rates for deducting income tax from income chargeable under salaries, and rates of computation of advance tax for financial year 23-24, assessment year 24-25. And fourth laid down the rules for computation of what beta, agricultural income. तो आप ना ये वाला पार्ट थोड़ा इग्नोर करके चलोगे तो भी कोई इशू नहीं है, इंपॉर्टेंट नहीं. देन यू हैव व्हाट बेटा, सेक्शन 4, है ना. सेक्शन 4 अपना क्या है, जोर से, चार्जिंग सेक्शन. सेक्शन 4 क्या है बेटा अपना, चार्जिंग सेक्शन. ठीक है, ये बताता है इनकम टैक्स इज चार्ज फॉर एवरी असेसमेंट ईयर. इट इज चार्ज फॉर एवरी पर्सन as specified under 2 subsection 31 of the act. It is charged on what beta, total income earned by the person during the previous year. अभी अगर आपको ध्यान में आएगा तो कल ये किया था ना, लास्ट में देखो टैक्स किस पे लग रहा है, टोटल इनकम, है ना. तो इसमें भी वही लिखा ना अभी बेटा, इट इज चार्ज ऑन व्हाट बेटा, द टोटल इनकम. इनकम टैक्स इज कंप्यूटेड इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट. द टैक्स इज लेविड एट द रेट्स, बट कहाँ दिया है, प्रिस्क्राइब बाय द फाइनेंस एक्ट. रेट्स किधर मिलेगा बेटा, हर फाइनेंस एक्ट में होता है. इनकम टैक्स शैल बी डिडक्टेड एट सोर्स एंड पेड इन एडवांस wherever it is so deductible or what beta payable. Income tax as is amended and on 1st April of every financial year shall apply for the assessment of that year. तो वही दिया, that is 1 for 24 वाला AY 24-25. अब आपका काम है, you have to read the definition of person, the definition of, ये सब पढ़ सकते हो आप, लोकल अथॉरिटी. मैंने आपको ऑलरेडी इसमें एक ही दिक्कत आ सकता था कैंटोनमेंट बोर्ड का, मैंने वो आपको एक्सप्लेन कर दिया है. देन यू हैव द डेफिनेशन ऑफ असेसिंग, एक छोटू इलस्ट्रेशन दिया है. एंड देन यू हैव असेसमेंट ईयर. तो आपका काम है कहाँ तक
अभी है ना बेटा, आइडियली हमने क्या सीखा है कि बहुत सारे, बहुत नहीं, ऑलमोस्ट सारे इनकम्स ऐसी है जो आप प्रीवियस ईयर में कमाओगे तो उसका टैक्स कभी लगेगा, असेसमेंट ईयर में, ठीक है। ये कुछ इनकम्स है विच दे आर सेइंग इट इज एन एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर रूल। अभी एक्सेप्शन टू द प्रीवियस ईयर रूल का मतलब क्या है कि ये जो प्रीवियस ईयर में इनकम कमाते हैं ना, उसको प्रीवियस ईयर में ही टैक्स किया जाए। तो income earned in the previous year is not taxed in the assessment year. Income earned in the previous year is taxed in the previous year only. ठीक है। तो देखो, as per section 4 of the income tax act, the income earned in a year is taxable in the next year. This is known as the previous year. However, there are certain exceptions in which the income earned in the year is taxable in the same year. These exceptions above rules are as follows. क्या क्या है देखिए। तो अभी ना मैं आपको सिर्फ हेड्स बताता हूँ, आगे का फिलहाल नहीं समझेगा। ये ना एक बारी हम लोग फिर से आएंगे एंड चैप्टर अपना खत्म करने के, चैप्टर अदर पोर्शन खत्म करने के एंड में वापस। तो देखो, शिपिंग बिजनेस बाय व्हाट बेटा, अ नॉन रेसिडेंट। तो ये एक अलग सेक्शन है, सेक्शन 172, जहाँ पे बोला कि अगर कोई नॉन रेसिडेंट है और उसका एक शिपिंग बिजनेस है, तो आपको मालूम है, आपने मर्स का नाम सुना है, हैपेंग लॉयड, उनके ना कंटेनर्स आते हैं, कभी कंटेनर दिखेगा ना कोई ट्रक पे, तो उस पे नाम देखा करो, ये आपको अलग अलग नाम, सैफ मरीन करके नाम मिलेगा, मर्स करके नाम मिलता है, हैपेंग लॉयड। दीज आर ऑल व्हाट बेटा, लॉजिस्टिक्स कंपनी। लॉजिस्टिक्स का मतलब वो लोग कुरियर का काम ही करते हैं, और इंटरनेशनल लेवल, ह्यूज लेवल पे दे डू व्हाट बेटा, लॉजिस्टिक्स। तो इन जैसे शिपिंग बिजनेसेस के लिए जो कौन चला रहा है बेटा, नॉन रेसिडेंट्स। गवर्नमेंट ने एक एक्सेप्शन बनाया कि करंट ईयर में जो तुमने कमाया उसको हम करंट ईयर में ही क्या करेंगे बेटा, टैक्स। ठीक है, कैसे करेंगे ये हम बाद में देखेंगे, ये भी वी विल लुक एट इट लेटर। ठीक है, देन पर्सन हु इज लिविंग इंडिया। अभी मुझे मालूम है विजय माल्या, ठीक है, उससे बहुत सारा टैक्स वसूल करने का है, वो इंडिया छोड़ के भाग रहा है। तो मैं ये थोड़ी बोलूंगा नहीं नहीं यार, प्रीवियस ईयर में अभी उसने इनकम कमाया, असेसमेंट ईयर चालू होने के पहले ही वो क्या हो जाएगा, निकल जाएगा। तो हाउ विल आई टैक्स हिज इनकम देन, आई नो ही इज गोइंग टू लीव इंडिया। तो उसको बोला कि तू अगर ऐसा है तो तेरा प्रीवियस ईयर का इनकम हम प्रीवियस ईयर में ही क्या करेंगे बेटा, टैक्स करेंगे। ठीक है, देन बेटा, association of persons or body of individuals or artificial juridical person formed for a particular event or for what बेटा, purpose। तो जैसे कि मान के चलो अपने पास कॉमनवेल्थ गेम्स होते हैं, एक टाइम पे इंडिया ने उसको क्या किया था, होस्ट किया था। अब कोई ऐसा कंपनी है, उसने सिर्फ कॉमनवेल्थ गेम्स को कुछ सर्विसेज दिया, और उसके लिए एक एओपी या बेटा बीओआई बनाया, समझा। तो आप एक कोई तो सर्विस है, उसको बोला तुमको कॉमनवेल्थ गेम्स का सिक्योरिटी का कॉन्ट्रैक्ट दिया। तो उसने क्या किया, वो कॉमनवेल्थ गेम्स का इवेंट को सर्व करने के लिए दो कंपनीज ने मिलके से, हम दोनों ने मिलके क्या किया, एक जॉइंट वेंचर बना विच इज देयर ओनली फॉर दैट इवेंट। अभी इवेंट खत्म तो जॉइंट वेंचर भी खत्म। तो दैट टाइम दे विल टैक्स इन द सेम प्रीवियस ईयर, क्योंकि अगले साल इन द असेसमेंट ईयर जॉइंट वेंचर तो होगा ही नहीं, है ना। तो अगर ऐसा रहेगा तो भी ये लोग बोलते हैं इट विल बी डन इन द सेम। Again, then persons likely to transfer property to what बेटा, avoid tax। तो अभी वापस ये वही है कि टैक्स अवॉइडेंस हो रहा है। अगर टैक्स अवॉइडेंस होने वाला है तो वी विल नॉट वेट टिल यू डू इट, हम लोग आपका प्रीवियस ईयर में ही क्या करेंगे, टैक्स करेंगे। एंड दे आर आल्सो टॉकिंग टू अस अबाउट व्हाट बेटा, डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ठीक है, सो डिसकंटिन्यूड बिजनेस रहेगा, आज बिजनेस खत्म, अगले साल असेसमेंट ईयर में देयर इज नो बिजनेस ओनली, अगेन इट कैन नॉट बी। तो ये है ना बेटा, एक शॉर्ट नोट बोल के आएगा तो आ सकता है, तुमको ना बहुत ज्यादा अंदर का मसाला लिखने का जरूरत नहीं है, ये पांच चीजें याद रख। कौन सा पांच चीज हमने देखा, शिपिंग बिजनेस, पर्सन लिविंग इंडिया, फिर तीसरा पीओपी बीओआई फॉर अ स्पेसिफिक इवेंट, है ना, चौथा ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी फॉर अवॉइडेंस ऑफ टैक्स, एंड पांचवा डिसकंटिन्यूड बिजनेस। ये पांच चीजों में थोड़ा बहुत वन लाइनर टू लाइनर लिखोगे तो भी तुम्हारा आराम से मार्क्स हो जाए। ठीक है, देन बेटा comes the definition of income। जैसे मैंने आपको बोला था, इनकम सेक्शन 2 सबसेक्शन 24 एंड ऑफ कोर्स इज इंक्लूसिव, है ना।
अभी आप देखो बेटा, 1 2 3 4 5 से चालू हो रहा है,